आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री की डीप डाइव करने वाले हैं जो पिछले 50 सालों से लगातार सबको हैरान कर रही है। वो है 1971 का बेहद मशहूर डीबी कूपर केस। सोचिए, ये अमेरिका के इतिहास की अकेली ऐसी कमर्शियल प्लेन हाईजैकिंग है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। चलिए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं और इस केस को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इस पूरे केस को ठीक से समझने के लिए हमने अपनी इस जांच को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहले द थैंक्सगिविंग ईव स्काईजैकिंग, फिर अंधेरे में छलांग, फिरौती की खोज, कुछ सूक्ष्म सुराग, मुख्य सस्पेक्ट्स और आखिर में इस अनसुलझे रहस्य का कल्चरल जुनून। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द थैंक्सगिविंग ईव स्काईजैकिंग। तारीख थी 24 नवंबर 1971। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक करीब 45 साल का आदमी आता है। उसने एक मिसमैच सूट पहना हुआ था और हॉर्न रिम चश्मा लगाया था। उसने सिर्फ $20 कैश देकर एक वन वे टिकट खरीदी और टिकट पर नाम लिखवाया डैन कूपर। अब नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि आखिर हुआ क्या। दोपहर 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ता है। फिर 5:46 पर यह सिएटल में लैंड करता है ताकि हाईजैकर की मांगी गई फिरौती वसूल की जा सके। उसके बाद शाम 7:40 पर यह प्लेन मैक्सिको की तरफ दोबारा उड़ान भरता है। रात 8:13 पर प्लेन का पिछला दरवाज़ा खुलता है और अचानक प्लेन ऊपर की तरफ एक बड़ा झटका खाता है। और आखिर में रात 11:02 पर प्लेन रीनो में लैंड करता है, लेकिन बिल्कुल खाली। अब आप सोचेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। प्लेन में बैठने के कुछ ही देर बाद कूपर ने बर्बन और 7 अप ऑर्डर किया। फिर उसने 22 साल की फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट पकड़ाया। शुरू में शेफनर को लगा कि शायद ये कोई आम सा पैसेंजर है जो अपना फोन नंबर दे रहा है, लेकिन उस नोट में लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है। जब शेफनर ने सच में देखना चाहा तो कूपर ने अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल बैटरी थी, कुछ तार थे और 4 लाल सिलेंडर्स की 2 लाइन थी जो बिल्कुल डायनामाइट जैसी लग रही थी। और इस बॉम्ब के दम पर उसने अपनी मांगे सामने रखी। और उसकी मांगे कोई छोटी मोटी नहीं थी। उसने मांगे पूरे $2 लाख, वो भी $20 के 20,000 अनमार्क्ड नोट्स में। और इसके साथ ही 4 पैराशूट्स की भी मांग की। ये पैराशूट्स वाली बात यहाँ सबसे अहम थी, क्योंकि 4 पैराशूट्स मांगने का सीधा सा मतलब ये था कि शायद वो फ्लाइट क्रू या पैसेंजर्स में से किसी को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ कूदने वाला है। इस डर से अथॉरिटीज उसे खराब या नकली पैराशूट देने का बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थीं। दाव पर वाकई बहुत कुछ लगा था। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अ लीप इनटू द डार्क। अक्सर इस घटना को लोग एक विक्टिमलेस क्राइम कह देते हैं, जैसे किसी का कोई नुकसान ही न हुआ हो। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो के शब्द उस दिन की डरावनी सच्चाई बयां करते हैं। उन्होंने कहा था, मैंने पैसेंजर्स और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की और मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए भी प्रार्थना की। सोचिए, टीना उस वक्त सिर्फ 22 साल की थीं और उन्होंने वाकई बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। वो उस डेंजरस हाईजैकर और उन 36 पैसेंजर्स के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रहीं, जिन्हें पता तक नहीं था कि प्लेन में आखिर चल क्या रहा है। जब प्लेन सियाटल से दोबारा उड़ा तो स्थिति सोचने से भी ज्यादा भयानक हो गई थी। आफ्टर डोर यानी प्लेन का पिछला दरवाजा पूरा खुला था और कैबिन में बिल्कुल अंधेरा था। प्लेन 196 माइल प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ रहा था और बाहर का तापमान 0 डिग्री से भी काफी नीचे जा चुका था। टीना के मुताबिक ऐसी हालत में उड़ान भरना बेहद शोर भरा और डरावना था और उस पल उन्हें बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, डिगिंग अप द रैंसम। तो कूपर प्लेन से कूद तो गया था, लेकिन वो कहाँ गया ये किसी को नहीं पता चला। काफी सालों तक इस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल शांति रही। लेकिन फिर पूरे 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को $5,800 का एक बहुत अहम सुराग सामने आया। कोलंबिया रिवर के किनारे टीना बार नाम की जगह पर ब्रायन इंग्रम नाम का एक 8 साल का बच्चा कैंपफायर लगाने के लिए रेत बराबर कर रहा था। अचानक उसे रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोट्स के 3 बंडल मिले, जो रबड़ बैंड से बंधे हुए थे और काफी गल चुके थे। FBI ने तुरंत इन नोट्स की जांच की और पता चला कि इनके सीरियल नंबर्स L से शुरू होते थे, जो उन सीरियल नंबर से पूरी तरह मैच करते थे जो सैन फ्रांसिस्को फेडरल रिजर्व बैंक ने 1971 में कूपा को दिए थे। ये उस दिन के बाद से पहली सबसे बड़ी खोज थी।
लेकिन एक नया रहस्य ये बन गया कि आखिर ये पैसे जो अभी भी रबर बैंड से बंधे थे, इस जगह तक आए कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद ये वॉशुगर रिवर जैसे किसी छोटी नदी के जरिए बहकर कोलंबिया रिवर के इस किनारे तक आ गए होंगे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, माइक्रोस्कोपिक क्लूज लेफ्ट बिहाइंड। जब घटना के बाद एफबीआई ने प्लेन की अच्छे से जांच की तो सीट 18E पर उन्हें सबसे बड़ा फिजिकल सबूत मिला, और वो था कूपर का जेसी पेनी का एक क्लिप ऑन टाई। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ आती है। सालों बाद सिटीजन स्लूथ्स की एक टीम ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस टाई के माइक्रोस्कोपिक कणों यानी पार्टिकल्स की जांच की। इस पर प्योर टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और एल्यूमिनियम के छोटे कण मिले। 1971 के दौर में ये एलिमेंट्स आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ एरोस्पेस इंडस्ट्री और खासकर बोइंग जैसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट एरियाज में ही मिलते थे। इस सबूत ने सीधा इशारा किया कि कूपर का एरोस्पेस इंडस्ट्री से जरूर कोई ना कोई गहरा कनेक्शन था। यहाँ से शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, सस्पेक्ट्स इन द क्रॉसहेयर्स। पिछले 50 सालों की इस इंक्वायरी में एफबीआई और एमेच्योर इन्वेस्टिगेटर्स ने कई लोगों की प्रोफाइल्स को छाना। अगर हम बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ तथ्यों पर गौर करें तो 2 सबसे प्रमुख सस्पेक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। एक तरफ थे रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, जो एक वियतनाम वेटरन थे, जिनके पास कमाल की मिलिट्री और पैराशूट स्किल्स थी और जिनका चेहरा एफबीआई के स्केच से काफी मिलता जुलता था। दूसरी तरफ है शेरिडन पीटरसन। ये एक एक्सपर्ट स्मोक जंपर होने के साथ साथ बोइंग में टेक्निकल एडिटर भी रह चुके थे। उनका चेहरा भी उस स्केच से मैच करता था और उनकी एरोस्पेस बैकग्राउंड उस टाई पर मिले टाइटेनियम एलिमेंट्स का एक बहुत सॉलिड रीजन हो सकती थी। चलिए शेरिडन पीटरसन की उन अजीब बातों पर और गहराई से नजर डालते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स को लगातार परेशान करती रहीं। पहली बात, उनका डीएनए उन कुछ चुने हुए लोगों की लिस्ट में था जिसे टाई प्रोफाइल से कंपेयर किया गया था। दूसरा, घटना के वक्त उनके पास कोई पक्का प्रूफ नहीं था कि वो कहाँ थे, बस वो क्लेम करते थे कि वो उस वक्त नेपाल में थे। तीसरा, उन्होंने 1971 में ही सिंगापुर में एक सीक्रेट नंबर्ड बैंक अकाउंट खोला था। और आखिरी सबसे अहम पॉइंट, उनके पास बिल्कुल वैसे ही अनसन कंपनी के कफलिंग्स थे जैसा कूपर का टाई क्लिप था। इन्हीं सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के चलते एफबीआई ने उन्हें कभी भी पब्लिक तौर पर क्लियर नहीं किया। और अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे हिस्से पर, द अनसॉल्व्ड कल्चरल ऑब्सेशन। 1971 की ये सॉल्व ना हो सकी घटना आज भी पब्लिक के दिमाग पर आखिर हावी क्यों है? इसे द कूपर वॉर्टेक्स कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंधेरे जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये केस बिल्कुल सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेता। लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वो न्यूमरोलॉजी तक का सहारा लेने लगते हैं। ये वॉर्टेक्स सच में ये दर्शाता है कि जब एक पहेली का कोई अंत नहीं मिलता तो लोग किसी भी तरह उसमें एक मतलब या सेंस ढूंढने लगते हैं। लेकिन पॉप कल्चर के उस कूल मास्टर क्रिमिनल वाली इमेज से थोड़ा हटकर जरा हकीकत देखिए। एक इंसान जिसने लोफर जूते, मिसमैच्ड सूट और एक सस्ता सा जेसी पेनी का क्लिप ऑन टाई पहना था, वो एक उड़ते हुए प्लेन से फ्रीजिंग सर्दी में 200 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हुई अंधेरी खाई में बिना सोचे समझे कूद गया। उसे ये भी नहीं पता था कि जो पैराशूट उसने पहना है वो काम करेगा भी या नहीं। ये कोई मास्टर प्लान नहीं था, बल्कि एक बेहद डेंजरस और लापरवाही भरा कदम था। तो इन सारे तथ्यों को देखने के बाद आखिर में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल बचता है कि डीबी कूपर आखिर था कौन? ये 50 साल पुराना केस अब सिर्फ एक क्राइम न रहकर हमारी उस इंसानी फितरत का हिस्सा बन गया है जहां हमें हमेशा रहस्यों को सुलझाने की एक चाहत रहती है। फ्लाइट 305 का वो भूत आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस अनजान छलांग पर आगे और सोचिएगा जरूर।